जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम ईवीएस की जो भी प्रमुख पेडागोजी है, जो भी हमारे प्रमुख तथ्य हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। यह 101% इसमें से आता ही आता है। आप ये आधे घंटे की जो भी हमारी वीडियो बनेगी, आधे घंटे या 45 मिनट की, आप ध्यानपूर्वक अवश्य देख लें। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। और आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, चलिए, आप लोगों ने समय दिया है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो पेडागोजी की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो बच्चे हैं वो परिवेश या वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उसको समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं देखते हैं। भागों में नहीं देखने का मतलब है कि यदि हमारे परिवेश में पेड़ दिख रहा है या पंखा दिख रहा है तो उसके भागों को पे ध्यान ना देकर पूरे जो समग्र रूप है उसको देखते हैं बच्चे। जैसे पंखा है, पंखे के पर और बोल्ट, तार, इन सब पे ध्यान ना देके वह बच्चा पूरे समग्र रूप में वस्तु को देखता है। जैसे ये पंखा है तो बच्चा केवल पंखा कहेगा, ये नहीं कहेगा कि ये इसमें बोल्ट लगे हुए हैं, तार है, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। बच्चा परिवेश में पूरे समग्रता से वस्तु को देखता है। उसके बाद में कक्षा 3 से पर्यावरण विषय का प्रारंभ होता है। कक्षा 3 से जब होता है पर्यावरण विषय का प्रारंभ, तो क्या उससे पहले यानी कक्षा 1 और 2 में हम बच्चे को पर्यावरण विषय का अध्ययन नहीं करवाते हैं, पर्यावरण विषय के बारे में नहीं बताते हैं? ऐसा नहीं है। पर्यावरण विषय को गणित और भाषा के रूप में मिला के पढ़ाते हैं। गणित में पर्यावरण का प्रयोग करते हैं और भाषा यानी हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, इसके माध्यम से हम पर्यावरण विषय का अध्ययन कराते हैं। एक हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह एक सीखने का सोपान है। इसमें सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो इसमें बताया गया है कि बच्चा कैसे सीखता है। पहले सुनता है सबसे पहले, उसके बाद बोलता है, बो से हो गया बोलना, फिर पा से पढ़ना, ला से लिखना। तो इस तरीके से यह एक चरण है, क्रमबद्ध चरण है, इसको इधर उधर नहीं करना है। तो हमें याद रखना चाहिए, जो बच्चा है उसका पहला सोपान सीखने का कौन सा होता है? सुनना। तीसरा कौन सा होता है? तो कह देंगे पढ़ना। इसके बाद हम जानते हैं, जो हमारा पर्यावरण विषय है उसमें कौन कौन से अन्य विषय आते हैं, सम्मिलित किए गए हैं। तो जो पर्यावरण हमारा विषय है उसके अंतर्गत हमारा विज्ञान भी आता है, सामाजिक विषय भी आता है और पर्यावरण है ही। तो विज्ञान में कौन कौन सा आता है? विज्ञान की हमारी एक वीडियो थी, उसमें हमने विज्ञान के जो प्रकृति भाग थे और उसमें जिस शाखा के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में भी बताया है। 1 वर्ड प्रश्न है वो भी विज्ञान में बताए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट मनोविज्ञान, पर्यावरण, इतिहास और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो विज्ञान के जो प्रमुख जो 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और सामाजिक विषय को भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और संविधान, इन विषय में बांटा गया है।
यानी पूछा जाता है कि सामाजिक विषय के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है वाणिज्य जो इसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि सामाजिक विषय के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा इतिहास, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए भूगोल, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए व्यावसायिक, चौथा ऑप्शन मान लिया दे दिया जाए राजनीति शास्त्र। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विषय के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा नहीं आती है। व्यावसायिक शिक्षा वाणिज्य का एक अंग होता है। और पर्यावरण है ही, पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमारे चारों ओर हमें दिखता है वो सभी पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सभी जानते होंगे। परि प्लस आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। जो हमें चारों ओर घिरा हुआ है, जो हमें जो घेरे हुए है, वो सभी पर्यावरण का घटक हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ईंट पत्थर, ये कुछ भी इंसान मनुष्य जो भी कुछ भी हमें दिखते हैं, ये सभी पर्यावरण हैं। इससे पहले मैंने आपको पॉइंट में बता दिया था कि कक्षा 3 से जो पर्यावरण विषय है वो प्रारंभ होता है। 3 से 5 तक मेन विषय के एक ही विषय है, उसको भागों में विभाजित नहीं किया जाता है ना। जैसे हमारा यही था, चलिए वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। कक्षा 3 से ईवीएस विषय प्रारंभ होता है। तो जो पर्यावरण है इसकी 6 प्रमुख थीमें बताई गई हैं। यही 6 थीमें कक्षा 3, 4 और 5 में जो भी प्रमुख टॉपिक हैं उनसे संबंधित है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 3 की ये थीम कक्षा 4 की या कक्षा 5 की, ऐसा नहीं है। कक्षा 3, 4 और 5 तीनों के मिला के ये हमारी 6 थीमें हैं, वो सम्मिलित किया गया है। पहली थीम है हमारी परिवार और मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी है आश्रय, चौथी है जल और पांचवी है यात्रा। और हमारी जो लास्ट थीम है वो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। यह हमारी छठी थीम है। मतलब इसका यह है कि इन टॉपिकों का ध्यान में रख के ही हम प्रत्येक पाठ का या प्रत्येक जो भी हमारा तथ्य होगा वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही संपादित किया जाएगा। पहली जो परिवार और मित्र जो थीम है, उसको जो उप थीम है उसकी 4 उप थीमें हैं। पहली है हमारी संबंध, परिवार और मित्र की उप थीम है संबंध। दूसरी है जानवर, तीसरी है पौधे, चौथी है खेल एवं कार्य। इसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण में कौन सी थीम सम्मिलित नहीं है, तो पूछ लिया जाएगा जल, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा यात्रा, तीसरा परिवार और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा परिवेश। कुछ भी पूछ लिया कह दिया जाए तो हमारा ऑप्शन परिवेश ठीक हो जाएगा। यह थीम में सम्मिलित नहीं किया गया है। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, परिवेश हो सकता है, हमारा कह दिया जाए इसमें अन्य ऑप्शन, विद्यालय भी इसमें ऑप्शन दे सकता है, तो यह हमारी थीम में नहीं आएगा। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि परिवार और मित्र जो थीम है उसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन, कौन सी उसकी उप थीम नहीं है। परिवार और मित्र में कौन सी उप थीम नहीं है? संबंध, पौधे, जानवर और चौथा कोई ऑप्शन अन्य दे दिया जाए, जैसे परीक्षा दे दिया जाए, तो यह हमारी उप थीम नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो हमारी सब्जेक्ट है पर्यावरण, उसकी 6 प्रमुख थीमें हैं। कौन कौन सी है? परिवार, भोजन, यात्रा, जल, आश्रय, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 प्रमुख थीमें हैं। दोबारा हमें याद कर लेना है। इनमें से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। परिवार, भोजन, आश्रय,
जल, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये हमारी प्रमुख थीमें हैं। परिवार और मित्र की तो हम क्या सीखे हैं अभी तक, इसमें हमने 6 थीमें जान ली हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि अगर यह हमारे विकल्प में कहीं ऑप्शन में अगर ये शब्द दिए गए हों तो वो नकारात्मक रूप में प्रयोग होते हैं। आप इनका उपयोग करके, आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी अगर ये विकल्प आपको दिखाई देते हैं तो उनको आप कट करके आप अपना ऑप्शन सही ढूंढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि क्या नहीं करना है, यानी ये नेगेटिव सेंस में है और ये पॉजिटिव में है। पहले मैं नेगेटिव वाला आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। अगर ये ऑप्शन में कहीं दे रखा है तो यह नेगेटिव सेंस में जाता है। बच्चे को अगर इस पे जोर दिया जाएगा तो बच्चा, इन सब पे जो जोर दिया जाएगा तो बच्चा नहीं सीखेगा। पेडागोजी में यही बात बताई जाती है कि हम ऐसी कौन सी युक्ति या कौन सी ऐसा तरीका अपनाएं कि बच्चा पढ़ने में सक्षम हो, उसकी रुचि जागृत हो। और हमें ये नहीं करना है, यानी अगर ये करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। क्या नहीं करना है हमें? परिभाषा पे जोर नहीं देना है। वर्णन जो बच्चा होता है कक्षा 6 से लेकर के 14 तक का बच्चा, यही हमारे प्राथमिक कक्षा के बच्चों को ध्यान में रख के हमें अपनी वीडियो को और अपने जो पेपर है उसको ध्यान में रख के हमें ये बात करना है कि हमें परिभाषा पे जोर नहीं देना है। बच्चों को परिभाषा नहीं रटाई जाए। अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में दे दिया जाए कि क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे को यदि भोजन के बारे में पढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दे दिया जाए कि बाहरी जीवन से जोड़ के अध्ययन कराना चाहिए। जो बच्चे मिड डे मील में भोजन खाते हैं उनका ध्यान उसको ध्यान में रख के हमें बताना चाहिए कि ये भोजन है, इससे ये विटामिन मिलती है या फिर इससे ये हमें फ़ायदा होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए कि फल वगैरह का प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखा के अध्ययन कराना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा बताई जाए। तो बच्चा जो है परिभाषा अगर आ जाए तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें परिभाषा पे जोर नहीं देना है। इसी प्रकार से वर्णन नहीं करना है। वर्णन यानी व्याख्या नहीं करनी है बच्चे के सामने। अगर व्याख्या करोगे तो वो बच्चा नहीं समझेगा। अमूर्त वस्तु या अमूर्त चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अब अमूर्त चीज़ों का कैसे, अगर कोई प्रश्न कह दिया जाए कि यदि हमें चिड़िया क्यों उड़ती हैं इसका अध्ययन कराना है, इसके बारे में बच्चे को पढ़ाना है, तो हमने क्या जाना है इसमें, अमूर्त चीज़ का अगर प्रश्न आ जाए जैसे चिड़िया क्यों उड़ती हैं, अगर ये हमें बच्चे को पढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला अगर ऑप्शन दे दिया जाए पतंग के बारे में बता के, दूसरा ऑप्शन पूछ लिया जाए हवाई जहाज़ के बारे में बताया जाए, हवा का अध्ययन कराया जाए या हवा के बारे में बताया जाए, चौथा ऑप्शन आ जाए कि परिवेश में या फिर ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि कक्षा के बाहर चिड़ियों को दिखाकर या उनके बारे में बता के, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। तो अमूर्त चीज़ से हम क्या समझे, जो हम बच्चे को सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं वही हमारा मूर्त होता है।
अमूर्त चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। रटना और याद करने पर बल नहीं देना है। बच्चों को ये नहीं बताना है कि आपको बच्चों ये याद करके लाना है, ये आपको रटना है, आप जाइए। अगर आपको कोई भी ये परिभाषा याद करने को दे दी जाए कि ये लो याद करो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सिर्फ़ और केवल अगर कहीं पे भी शब्द आए तो वह हमारा क्वेश्चन गलत हो जा विकल्प गलत हो जाता है। हमें ऐसे प्रश्नों को पे ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में ऑप्शन में केवल या सिर्फ की बात कही गई हो तो वह हमारा क्वेश्चन विकल्प गलत हो जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें शिक्षण कार्य करते समय किन पर ध्यान देना चाहिए? मंदबुद्धि वाले बच्चों पे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चों पे, या केवल पिछड़े वर्ग वाले बच्चों पे, या उपयुक्त एक और दो दोनों? तो हमें उपयुक्त एक और दो वाला ऑप्शन, यानी जो हमारे पिछड़े वर्ग वाले और सामान्य बुद्धि वाले बच्चे आ जाएं तो हमें उस वाला हमारा सही, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझे, अगर जहाँ पे केवल आ जाए या सिर्फ आ जाए तो हमें वो ऑप्शन कट कर देना है। परीक्षा पे जोर नहीं देना है। परीक्षा पे जोर यानी हमें बच्चे को ये नहीं कहना है कि बेटा कुछ समय बाद आपकी परीक्षा है तो उसमें अच्छे अंक लाने हैं। अंकों पर जोर नहीं देना है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत जोर नहीं देना बच्चों को। तो परीक्षा पे जोर नहीं देना है, अंकों पे जोर नहीं देना है। इसके बाद है औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा का अर्थ यहाँ पे ये हो जाता है कि मात्र या फिर मातृभाषा पे ही हमें जोर देना है बच्चे के, है ना। मातृभाषा कैसी हो जाती है? उसकी स्थानीय भाषा मातृभाषा कहलाती है, जो उसके क्षेत्र में बोली जाती है, उसके घर परिवार या परिवेश में बोली जाती है। वो भाषा अनौपचारिक मातृभाषा कहलाती है। हमें उस पे ध्यान देना है और औपचारिक भाषा पे जोर नहीं देना है कि आपको शुद्ध हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा जैसा बोल रहा है हमें उसी पे ही ध्यान देना चाहिए। प्रश्न में आ जाता है कि हमें शिक्षण कार्य किस भाषा में करना चाहिए, तो ऑप्शन में आ जाए कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा या गृह भाषा, तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। भेदभाव इसके ऊपर है। स्मरण शक्ति का परीक्षण कभी नहीं करना चाहिए बच्चों का। भाई बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। स्मरण शक्ति किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब क्लास में खड़े होके कहो कि चल मोहित खड़े हो, कल तू ये मुझे बता, कल मैंने एक परिभाषा तुझे याद करने के लिए सबको एक बताई थी, वो याद है कि नहीं है? तो ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों का। बच्चा कुंठित हो जाता है, कुंठा महसूस करने लगता है कि अरे यार अब मुझे नहीं आती, अब सर मुझे मारेंगे, गुरुजी मुझे मारेंगे, है ना, यानी मुझे कुछ आता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षण नहीं करना चाहिए, है ना। तुलना नहीं करनी चाहिए। मान लिया जाए ऐसे ही मोहित को उठाया कि चल तू मुझे बता, वो नहीं बता पाया। अब ऐसे ही दूसरे को खड़ा कर दिया जाए कि रिया चलो तुम बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जो हमने कल बताया था रिया ने बता दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब उसकी तुलना करने लगे कि देख तू याद नहीं कर पाया, रिया ने बता दिया, है ना। तो ऐसे बच्चा बिल्कुल शिक्षण कार्य करने में सफल नहीं हो पाता है, उसको कुंठा महसूस होने लगती है। तो हमें तुलना नहीं करना है, ठीक है। एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट बच्चे से क्या इसका अर्थ है? चलिए इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, वो होते हैं 90 से 110 सामान्य। इससे जो नीचे वाले बच्चे हैं, यानी 0 से लेकर के और ऊपर यहाँ तक, ये वाले
और 110 से लेकर के आगे 140 या और उससे ऊपर वाले हैं, ये हो जाते हैं निम्न बुद्धि वाले, ये आ जाते हैं उच्च बुद्धि लब्धि वाले। तो हमें याद रखना है, निम्न बुद्धि वाले और उच्च बुद्धि वाले बच्चे यह हमारे विशिष्ट बच्चों में ही आते हैं। सामान्य बुद्धि वाले से ऊपर और सामान्य बुद्धि वाले नीचे बच्चे ये विशिष्ट बच्चों में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निम्न बुद्धि वाले विशिष्ट बच्चों में आएंगे या उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे विशिष्ट बच्चों में आएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे आशा है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप हमारे चैनल को। बहुत सरल शब्दों में और बहुत सरल भाषा में आपको यहाँ पे चित्रों के माध्यम से और हैंड रिटन नोट्स हैं उसको द्वारा, शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे है, पाठ्यक्रम पे जोर नहीं देना है कि हमारे पाठ में क्या क्या बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विषय में केवल क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन हल करवा दिया कि चलो बस बच्चों हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं करवाना है, पाठ्यक्रम पर ही जोर नहीं देना है। वैकल्पिक उत्तर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमें इस पर ध्यान देना है कि वैकल्पिक उत्तर अगर केवल हाँ और ना में जैसे पूछ लिए जाते हैं, वैकल्पिक प्रश्न वो कहलाते हैं जो हमारे अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए हाँ वाले, हाँ नहीं वाले, वन वर्ड वाले, है ना, रिक्त स्थान वाले और पूछ लिए जाए सही गलत वाले, ऐसे प्रश्न हमें बच्चों से नहीं पूछने चाहिए। खुले दृष्टि से प्रश्न जो होने चाहिए जो कि बच्चे में सीखने और अपनी मानसिकता पे जोर देने के लिए जो बच्चों को प्रेरित करे, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। अब ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि बताओ अच्छा बच्चा खड़े हो, ये बताओ कि हमारे देश का नाम भारत है, तो वो कह देगा हाँ। ऐसे नहीं पूछना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं पूछना चाहिए कि अच्छा बताओ हमारे देश का नाम, हमारे प्रदेश का नाम रिक्त स्थान है, तो केवल ये वन वर्ड वाले नहीं पूछने चाहिए कि अच्छा ये बताओ कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सही है या गलत है, तो बच्चे बोल ही देंगे सही है। तो इसमें बच्चे का कोई मानसिक अपने रूप से बच्चे ने कोई भी नया नहीं सोचा, है ना, वो केवल हाँ ना में जवाब दे रहा है। आपका जो सुना उसी में ही, तो उसका जो मानसिक विकास है उस पर अपना जोर नहीं दे रहा है, वो केवल आपकी बातें सुनना है और हाँ ना में कह दे रहा है। बच्चे को अपना मानसिक विकास और तर्क वितर्क करने में बच्चे को निपुण होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको अपने घर से ही संबंधित एक वाक्य बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा भांजा मेरे यहीं पे घर पे आया हुआ था, तो मैं उसको पहाड़े याद करवा रहा था, टेबल याद करवा रहा था। वो अभी कक्षा 1 में है, बहुत छोटा है, 5 साल का है। तो जब उसको मैंने 6 तक टेबल आते थे, लेकिन मैंने उसे 7 का भी याद करवा दिया था और 8 का याद करवा रहा था। तो मैंने कहा कि शिवांश आपको 8 का टेबल याद हो गया? तो बोले कि मामा अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लेकिन हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो सुनाओ लाओ। तो मैंने कहा कि सुनाओ बेटा। तो उसने आधा टेबल सुनाया, जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा, उसने गलती से वैसे मान लीजिए 20 कह दिया। तो मैंने कहा कि बेटा नहीं, 8 3 जा 24 होते हैं। तो वो बोला कि हाँ मामा वही मैं कहूँ कि कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, शायद 28 ही होते, वो 24 ही होते हैं, 8 3 जा। तो मैंने कहा कि बताओ, मेरी बात का कटाक्ष कर रहा है ये तो, है ना, अपनी बातें कर रहा है कि हाँ मुझे आता है, तो अपनी बातें सही में। तो मुझे लगा कि हाँ चलो बच्चा सीख रहा है, अपनी बच्चा बात कहने में सक्षम हो रहा है, यानी किस तरीके से किस बात को रखना है वो बात बच्चा जानता है। तो ये कोई गलत नहीं है, है ना, बच्चों में ये होना चाहिए। अब एक बात और होती है, नकल करना बुरा नहीं होता। नकल करने से मतलब ये है, इसका तात्पर्य
कि ऐसा भी नहीं है कि हम डिवाइस लेके जा रहे हैं, कोई फर्रा लेके जा रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। नकल करने का सिंपल रूप से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे पड़ोस में कोई बच्चे का एक प्रश्न है, उसने इसको इस बी वाले ऑप्शन को उसने सही लगाया है इस वाले ऑप्शन में, तो और हमें दिख गया, तो हमें ऐसा नहीं है कि अरे यार मैंने देख लिया, अब मैं बी नहीं लगाऊंगा सी लगाऊंगा। अरे यार जब दिख गया है इसका बी ऑप्शन सही है और मुझे नहीं आता है, तो इसका बी ऑप्शन हम भी लगा देते हैं जब हमें नहीं आ रहा है ना। या फिर कहीं पड़ोस में कोई जब समय मिला तो चुपके से, है ना, उसने अगर सॉल्यूशन कर रहा है और हमने देख लिया, तो ये गलत नहीं है, नकल करना गलत नहीं है। अब उसको बिल्कुल अंधाधुंध नकल कर रहे हो तो ये गलत है ना। अंधाधुंध तो कोई काम नहीं करना चाहिए, ये तो पेपर की बात है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या नहीं करना है, उसके बारे में बता दिया कि अगर ये शब्द आए या ये बातें कही गई हों तो यह हमारे गलत सेंस में जाती हैं, नेगेटिव सेंस में जाती हैं। अब हमें करना क्या है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खोज पे जोर देना चाहिए बच्चे के। खोज पे कैसे जोर देना चाहिए? कोई भी प्रश्न हमने बच्चे से पूछा और कह दिया जाए, जैसे प्रश्न में आता है कि यदि हमें बच्चे को गृह कार्य देना है और उसका टॉपिक है पर्यावरण, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको पहला ऑप्शन दे दिया जाए प्रश्न हल करवाए जाने चाहिए, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए जो नकल करने पे जोर दिया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए कि अपने बड़ों से पूछ के या अन्य किसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके हमें पर्यावरण के बारे में बताना है सबको कल आके। तो हमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कि हमें जो खोज विधि के द्वारा बच्चों को कह दिया गया कि चलिए सब लोग अब किसी न किसी माध्यम से बड़ों से अपने घर में पूछ के आएंगे या अपने इंटरनेट के माध्यम से कैसे भी आप जानकारी प्राप्त करके आएंगे, तो वो आप हमें कल बताएंगे आके। तो ये खोज विधि हो गई। खोज विधि के द्वारा बच्चा जल्दी सीखता है, हमें इस पे जोर देना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में आ गया तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न पूछना बच्चों का एक प्रमुख, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये ऑप्शन हो जाता है कि प्रश्न पूछना। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो अधिकतर वो पूछ लिया जाता है हमारे पेपर में कि वो बच्चे किस प्रकार के होते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले हो सकते हैं, कक्षा में परेशान करने वाले बच्चे होते हैं, है ना। तो हमारे जो प्रश्न पूछना है बच्चे का, वो एक अच्छे गुणों में माना जाता है। विद्यार्थी वो होना ही चाहिए जिसमें प्रश्न पूछने के गुण हो, उत्सुकता हो, है ना। जो बच्चा प्रश्न नहीं पूछता है, अब ये भी नहीं है कि ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना। एक दो बार तो चलो देखो बच्चे हैं ऊट पटांग के पूछेंगे, लेकिन ये नहीं है, वो तो देखो टीचर को पता पड़ जाता है कि ये बच्चा जानकारी लेना चाहता है या फिर मजाक उड़ाना चाहता है या फिर आपकी परख करना चाहता है बच्चा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो शिक्षक ही क्या वो यही ना समझ पाए कि अगर ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हमारी जांच कर रहा है या फिर अपनी नॉलेज के लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों में प्रश्न पूछने का गुण होना चाहिए, मौका देना चाहिए बच्चे को। मौका देने से क्या अर्थ है कि बोलने का भी मौका देना चाहिए, है ना, कुछ सोचने का भी उसे मौका मिलना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए बच्चे को। उत्सुकता जिस बच्चे में है तो वो बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहेगा। विचार प्रकट करना, बच्चा जैसे मान लीजिए कि एक हमारा जो अभी वैसे मैं पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें हमारा एक आ जाता है भोजन। भोजन अगर टॉपिक आ गया है तो अगर हमें ये बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि हम ही व्याख्या दिए जा रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। व्याख्या नहीं देनी है केवल कि बच्चों हमें इस भोजन से हमारी विटामिन मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें ये ऐसे ऐसे फल खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, रात में दोपहर में हमें मट्ठा पीना चाहिए, सुबह कुछ जूस पीना चाहिए, हमें हल्का खाना खाना चाहिए विद्यार्थियों को, है ना। ये नहीं बताना है बच्चे को। सबसे पहले
अपने विचार भी प्रकट करने चाहिए कि बच्चों अच्छा तुम बताओ भोजन से क्या समझते हो, भोजन के बारे में क्या जानते हो, भोजन क्या है। पहले बच्चा खुद सोचेगा, है ना। तो ये एक अच्छी युक्ति होगी सिखाने की, करके सीखना। बच्चे को उसी सेंस में आ जाता है, बच्चे को करके सीखना है ना। बच्चा पहले खुद जानेगा कि कोई कार्य करवाया जाए कि अच्छा भोजन जब हम पढ़ा रहे हैं तो उससे कह दिया जाए कि अच्छा बच्चों अपना टिफ़िन खोलो, आज आपको सबसे पहले टिफ़िन खुलवाया। बोले कि अच्छा बच्चों आज कौन क्या क्या लेके आया है, कि अच्छा बेटा आप लेके आए हो दही पराठे लेके आए हो, बहुत अच्छा। आप क्या लेके आए हो, आप अंडे लेके आए हो, अच्छा। आप क्या लेके आए हो, अच्छा आप ये सब्ज़ी लेके आए हो, हरी सब्ज़ी लेके आए हो, वेरी गुड। आपको कह दिया है कि देखो बच्चों आपके भोजन में देखो ये है, अंडा है, किसी में दूध है, किसी में दही पराठे हैं। तो बेटा ये हमारे चीज़ के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो दूध है इसमें सभी विटामिन पाई जाती हैं, मात्र एक विटामिन को छोड़ के। ये आप ऑप्शन, ये मैं क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ता हूँ। जैसा कि हमारे प्रश्न हमारी वीडियो के अंत में ये वाला एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, एक यूनिक प्रश्न के रूप में हर वीडियो के अंत में। उसी प्रकार से आज का हमारा जो ये प्रश्न है कि दूध में मात्र एक विटामिन कौन सी नहीं होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो, ठीक है। चलिए आगे है हमारा प्रयोग करना। प्रयोग करना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। प्रयोग करने से क्या अर्थ है कि बच्चे को कोई कार्य खुद करने के लिए दे दिया जाए कि अच्छा बेटा ये लो खुद करो, अपने आप सही होगा, फिर अगर गलत होगा तो एक बार सही भी करोगे। अवलोकन करना, अवलोकन यानी जांच करना, निरीक्षण करने से ही इसका एक छोटा भाई मान लो निरीक्षण करना, है ना। कैसे, अगर हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है बच्चों को तो हम क्लास से बाहर लेके आए, कक्षा से बाहर लाके हमने कहा कि अच्छा देखो बच्चों हमें बाहर क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे कहेंगे कि गुरुजी हमें पेड़ दिख रहा है, हमें पक्षी दिख रहे हैं, हमें बादल भी दिख रहे हैं, गुरुजी हमें वो देखो भैंसिया दिख रही है, गुरुजी वो देखो कौआ उड़ रहा है, गुरुजी मुझे देखो पत्थर भी दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग ऊट पटांग भी जवाब देंगे। तो कहेंगे कि वो देखो गुरुजी वो देखो कौआ जा रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है ना। तो बच्चे हैं उनकी कुछ, हम जहाँ ना पहुँचे रवि, मैं तो कहता हूँ वहाँ पहुँचता है बच्चे का मन, है ना। बच्चे का मन, बच्चे की बुद्धि कहीं पे ही पहुँच सकती है ना। तो कभी तो पहुँचता ही है भाई, कभी की तो बात ही अलग है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। लेकिन बच्चा भी ऐसा होता है कि जो आप नहीं सोच रहे हैं वो तक आपको बता देगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि अरे यार ये इसके कहीं का पैर कहीं का रोड़ा, बानमती का भाड़ा फोड़ा, ऐसे करके कुछ है तो, है ना। तो कहीं की बात है, कुछ भी बच्चा कहीं की भी बात कहीं पे भी जोड़ सकता है ना। तो हमें बच्चे को निरीक्षण या अवलोकन करने पे जोर देना चाहिए कि जाओ बच्चों अपने आप देख के आओ, आज हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो खुद बताओ हमें जो चारों ओर दिख रहा है वही पर्यावरण होता है, बताओ क्या क्या है। तो बच्चा खुद बताएगा तो समझ जाएगा कि अरे यार ये होता है पर्यावरण। सक्रिय भागीदारी, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, व्याख्या में पढ़ाया जा रहा हूँ, आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपसे प्रश्न ही पूछ लिया कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी देखो दिमाग थोड़ा बहुत दौड़ा, है ना। तो बीच बीच में ऐसे एक आध प्रश्न हो ही जाने चाहिए जो बच्चे को अपने सक्रिय रूप में भागीदारी रखे, है ना, सक्रिय रहे बच्चा। ऐसा नहीं है बिल्कुल बैठा रहे, बीच बीच में प्रश्न पूछ लेना, चलो अपने कुछ इसके बारे में बताओ बच्चों खड़े होके, है ना। तो ये सब सक्रिय भागीदारी के रूप में आता है। आगे हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं वाद विवाद, डिबेट करना। यही बात है, जैसे अगर हमें किसी भी विषय पे कोई बात करनी है, जैसे हमें पढ़ाना है आवास, तो आवास पढ़ाने के लिए या गृह घर, यही आवास के रूप में, स्थान इसी के ही रूप में आता है। तो यदि हमें घर पढ़ाना है, आवास पढ़ाना है, तो ऐसा पहले बच्चों से पूछ लिया है कि चलो एक तरफ तुम खड़े हो, एक तरफ बच्चों तुम लोगों की टीम खड़ी हो, तुम्हारी तरफ से 5 बच्चे, तुम्हारी तरफ से 5 बच्चे। अब वाद विवाद करवाओ कि घर किससे कहते हैं, अच्छा पहले तुम पाँचों में से बताओ। फिर उनसे पूछा जाए दूसरी टीम से कि अच्छा आप बताओ, तो टीमें नियुक्त कर दो,
है ना, उससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से जोड़ना। अब ये क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे पर्यावरण पढ़ाना है हमें, तो हमने बच्चे को बाहर जाके खड़ा कर दिया कि देखो हमें चारों तरफ क्या दिख रहा है, वही हमारा पर्यावरण है। तो हमने विद्यालयी जो ज्ञान था हमारा पर्यावरण, उसको स्थानीय ज्ञान, यानी जो हमें चारों तरफ से दिख रहा है वो स्थानीय ज्ञान में आ गया। यही हमारा स्थानीय ज्ञान से जोड़ के हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे भोजन अभी हमें पढ़ाना था, तो हमें टिफ़िन का सहारा लेना पड़ा। और किसका सहारा लेना पड़ते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि यदि हमें बच्चे को सक्रिय रूप से भागीदार करना है कक्षा में, तो बच्चे को और कौन सी युक्ति अपनाई जानी चाहिए, है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब किस्से कहानियाँ बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं। किस्से कहानियों के रूप में कोई भी शिक्षण कार्य करवाना। जैसे एक कक्षा में हम पढ़ाने गए थे बच्चों की कक्षा में, प्राथमिक विद्यालय में जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें था टपका का डर, आपने भी पढ़ा होगा। उसको मैंने नाटक के रूप में बच्चों को करवाया था। आप हमारी एक्टिविटी नाम की एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बच्चे को एक को शेर बनाया था, एक को बूढ़ी दादी बनाया था, ऊपर टेबल के नीचे उसको झाड़ियों से ऐसे करके, और उसका एक प्रोग्राम करवाया था। बच्चों को सब याद हो गए थे क्वेश्चन। मैंने बच्चों से बाद में पूछा भी है क्वेश्चन, बच्चों ने देखो सब बताए थे, बहुत अच्छा लगा था। और ऐसे ही एक आया था दही बड़ा वाला, वो भी मैंने एक्टिविटी करवाई है, आप वो अवश्य देखें, आपको अच्छा लगेगा देख के, है ना। तो उस तरीके से मैंने बच्चों को करवाया था जब एक्टिविटी मेरी चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, तब बच्चों को एक्टिविटी करवाने में बहुत आनंद आया और सारे प्रश्न भी याद हो गए बच्चों को। तो बच्चों को किस्से कहानियों और नाटक के द्वारा बहुत जल्दी सीखते हैं, कविता के माध्यम से, है ना। तो कविता एक ऐसी होती है जो बच्चे को आनंदमय महसूस कराती है, बोझ नहीं डालती है बच्चों को। पहेलियाँ दिमाग पे बोझ सोचने पे निर्भर करती है कि अच्छा ये बताओ, प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। एक ये पहेली है, आप इसको, ये भी 3 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। हमारा एक ऑप्शन ये है पहेली के बारे में, मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है, आप इसका उत्तर आप हमें बताएंगे, ठीक है। चौथा है भ्रमण। भ्रमण तो आप जानते ही हैं, बच्चे को घूमना पसंद बहुत होता है। बच्चों को कह दिया जाए कि आओ बच्चों तुम्हें आज यार वहाँ घुमाने ले चलते हैं, चलो आज तुम्हें उस गांव में ले चलते हैं, पड़ोस वाले गांव में, आज चलो तुम्हें गांव का भ्रमण कराते हैं, आज तुम्हें बाग का भ्रमण कराते हैं, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा कि आज चलो यार बाग में घूम के आते हैं। बच्चों को अगर टीचर ने ये कह दिया तो बस बच्चे तैयार, है ना, सारे अपना तैयार हो जाते हैं और अपना बच्चों को वहाँ पे जाके चाहे किसी प्रकार से भी शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। क्रियाकलाप मैंने बताया ही था, नाट्य कार्य करा के, कविता के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से, क्रियाकलाप आदि करा के हम शिक्षण कार्य को बहाल कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या है कि हमें क्या करना है कि यानी हमें अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो हमारे ये पॉजिटिव सेंस में आते हैं और ये हमारे ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। अधिकतर नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन तो हमारे सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार से देखना है कि ये अगर नकारात्मक प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ये वाले ऑप्शन सही होंगे, और अगर सकारात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हो तो ये वाले, है ना, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इनमें से जो भी ऑप्शन हो, और नहीं करना है तो इनमें से हो जाएंगे सभी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक बता दिया आपको, प्रश्न पूछने पर बल देना चाहिए बच्चों को। भाई चलो बच्चों आज कोई मेरे से प्रश्न पूछो, अगर बच्चों को एक दिन पहले भी कह दिया जाए कि बच्चों आप लोग घर से कुछ प्रश्न पूछ के आना मेरे से, 10-10 सब लोग पूछना, 2-2 तो पूछ नहीं, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो देखें कुछ भी प्रश्न पूछना, तो बच्चे देखो कहीं ना कहीं से प्रश्न ढूंढ के लाएंगे। उनके प्रश्न ऊट पटांग हो सकते हैं, अजीब हो सकते हैं कि चिड़िया क्यों उड़ती है, हम खाना क्यों खाते हैं, हम जिंदा क्यों रहते हैं, है ना, हम पढ़ते क्यों हैं। कुछ भी क्वेश्चन हमारा
हो सकता है बच्चों के द्वारा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। प्रश्न उनके ऊट पटांग भी हो सकते हैं, वैलिड भी हो सकते हैं और बहुत सोचने पे मजबूर भी कर सकते हैं, है ना। तो बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, तो प्रश्न पूछने पर जोर देना चाहिए। बच्चे को कहना चाहिए कि चलो इसके बारे में हमें बताओ, कोई भी प्रश्न पूछो। तो बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा और उसको रुचि भी होगी। अब क्या है हमारा वर्गीकरण, यानी भागों में विभक्त करके कोई हमें भोजन पढ़ाना है तो हमें भागों में विभक्त करके, और इसके बाद हमारा क्या क्या है, बातचीत करना बच्चों को चित्रों द्वारा अध्ययन अगर करवाया जाए बच्चों को तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। कैसे? चित्रों के द्वारा। जैसे हमारा एक टॉपिक है हमारा परिवेश, में एक टॉपिक ले लिया जाए घर, या फिर घर अभी ले लिया था, मित्र ले लिया जाए, तो मित्रों के पढ़ाने के लिए हमें चित्र बना के बता सकते हैं हम बच्चों को, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। और उनके जो नाम ले लिए जाएँ, आपस में 2 गुट खड़े कर दिए जाए और कह दिया जाए बच्चों बताओ तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, उनका नाम बताओ, है ना, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये अगर बता दिया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पेड़ बना दिए, कोई डायग्राम लेके आ गए, बच्चों के सामने डायग्राम बना दिया, कोई है ना, कोई पौधा सामने लेके आ गए, है ना। जैसे पौधे के बारे में पढ़ाना है तो वो बता दिया। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, अभी हमने आपको बताया था। खोज के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं। प्रश्न पूछना बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। मौका देना चाहिए बच्चों को, उत्सुक बनाना चाहिए बच्चों को, विचार प्रकट कर सके बच्चा, करके सिखाया जाए बच्चों को, कोई प्रयोग किया जाए, अवलोकन करना या निरीक्षण करना, एक जगह दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। सक्रिय भागीदारी, बच्चों को सक्रिय बनाया जाए। वाद विवाद, अपनी बातें रखने में सक्षम बनाया जाए बच्चों को। स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से जोड़ना, जो उसके परिवेश के चारों ओर जो भी चीज़ें दिखती हैं उससे संबंध रख के ही हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। किस्से, कहानियाँ, कविता, पहेली, भ्रमण, नाटक के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं। क्रियाकलाप बच्चों को करवाना चाहिए। प्रश्न पूछने पर बल देना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। बातचीत, बच्चों से बातचीत करना चाहिए, पूछना चाहिए बताओ बच्चों इसके बारे में क्या जानते हो क्या नहीं, है ना। ये सब बातें बच्चों को सक्रिय भागीदारी के रूप में अच्छा ऑप्शन होता है। बच्चा सक्रिय जो रहता है बच्चा जल्दी सीखता है। और क्या आता है हमारा चित्रों का अध्ययन, है ना। चित्रों के द्वारा अध्ययन कराया जाए। कोई अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका चित्र बना दो। दही बड़ा जैसे मैंने पढ़ाया था तो मैंने दही बड़ा बना दिया था ब्लैक बोर्ड पे, है ना। और पढ़ाया था हमने टपका का डर, तो पूरी उसकी एक चित्रात्मक रूप से मैंने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया था। तब मैंने नाटक कार्य कराया था तो बच्चे बड़े उत्सुक थे, अरे वाह हमें कहानी का हमें नाटक करने को मिलेगा, है ना। आप देखना हमारे एक्टिविटी जो नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, मुझे अच्छा लगेगा और शायद मैं अच्छा कंटेंट और आपके लिए ला सकूँगा। आगे क्या है हमारा, शिक्षक व छात्र व अभिभावक के मध्य बहुत मधुर संबंध होने चाहिए भैया। बच्चा खुला रहना चाहिए अपने टीचर के साथ में, है ना। कोई पूछना हो तो बच्चे में हिचक नहीं होनी चाहिए। अध्यापक और बच्चा आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए बच्चों में और अध्यापक में, और केवल अध्यापक में और बच्चों में ही नहीं, जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी अच्छे संबंध होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए। समय समय पे उनको बुला के उनसे बातचीत पूछते रहने चाहिए। तो बच्चे को लगता है कि अच्छा हमारे पापा से भी इनकी बहुत जान पहचान है, तो कहीं हमारे पापा से हमारी शिकायत ना कर दें। तो बच्चा डरता भी है और सीखता भी है। अभिभावक भी बताते रहते हैं कि मेरे बच्चे में ये कमी है, घर में ये शैतानी करता है ना। इस तरीके से बच्चा रहता है तो बच्चे को, जो अध्यापक है उसको बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है।
रचनात्मकता होनी चाहिए बच्चे में। रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है, बच्चा नई नई कार्य करते रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न ही पूछता रह रहा है, कुछ एक्टिविटी भी करता रहना चाहिए बच्चा। अभिप्रेरणा होनी चाहिए बच्चे में। हमें ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चे को कि वो अभिप्रेरित हो जाए। कैसे अभिप्रेरित होगा, उसको शाबाशी दे के, उपहार दे के, है ना। लेकिन दंड का प्रावधान नहीं है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों में दंड का प्रावधान नहीं है। अगर दंड कहीं पे भी आ जाए या सज़ा आ जाए तो यह नेगेटिव सेंस में जाता है, जो हमारे इसमें आता है पार्ट में कि हमें क्या नहीं करना है, जो अभी हमने बताया था इधर, इसमें आता है कि हमें क्या नहीं करना है ना। दंड का आ जाए, सज़ा का आ जाए तो वो हमें नेगेटिव सेंस में लेना है। क्या करना है, अब ये नहीं है कि हमें टॉफ़ी दिए जा रहे हैं, है ना, बच्चों को शाबाशी दिए जा रहे हैं, फिर उसका कोई भी महत्व तो नहीं रह जाता है। समय समय पे दिया जाए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर बात में कि वाह शाबाश बेटा शाबाश बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं। ठीक है, बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा बताया। बच्चों जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया है, गलत भी बता रहा है, तो ये नहीं है कि हट तूने गलत बताया, डांटना नहीं चाहिए, अब नहीं बता पाएगा तू बैठ जा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन बेटा इसका आंसर ये सही है। आप सही बता सकते थे लेकिन थोड़ा दिमाग और लगाते तो आप बता देते, लेकिन फिर भी आपने सही बताया, आगे अच्छी कोशिश करना। तो बच्चा अभी प्रेरित होगा उसमें, है ना, उसको अच्छा लगेगा, बुरा महसूस नहीं होगा। अब समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे और निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे या सभी या दिव्यांग बच्चे ये सभी मिलके एक कक्षा में बैठे रहें। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक अलग अलग कक्षा तैयार की जाए, ऐसा नहीं है। जब ये सभी मिले रहते हैं, दिव्यांग वाले भी एक ही कक्षा में उसी में बैठे हों, विशिष्ट के उसी में बैठे हों, सामान्य वर्ग के बुद्धि लब्धि वाले बच्चे और उसी में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे बैठे हुए हों एक ही कक्षा में, तो ये हमारा समावेशी कक्षा कहलाता है। तो हमें कक्षा का वातावरण इस तरीके से ही अच्छा बनाना चाहिए कि जिसमें सभी वर्ग के बच्चे, सभी बुद्धि लब्धि के बच्चे, और चाहे वो दिव्यांग हो, है ना, चाहे किसी भी तरीके से होशियार हों वो या फिर निम्न बुद्धि वाले हों, वो सभी एक जगह बैठ के शिक्षण कार्य कर रहे हों, है ना। अब क्या आता है, तो वो समावेशी कक्षा कहलाता है। समझ विकसित करना, बच्चों में समझ विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है कि यदि बच्चा पेड़ के बारे में नहीं बता पा रहा है तो बच्चे में समझ विकसित कर दी जाए इस प्रकार से कि देखो बेटा, अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ पेड़ के बारे में तो सिंपल सी बात है, आप देख के बता सकते हैं कि पेड़ के ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ होता है, उसके नीचे जड़ें होती हैं, उसके ऊपर उसका ये तना होता है ना, उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य जो होता है, सूर्य से विटामिन पोषण मिलता है, सूर्य से हमें भी अपना विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है, अपने शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। तो ये सब अगर इस तरीके से बता दिया जाए, बच्चे में समझ विकसित कर दो बस, है ना, तो ये महत्वपूर्ण पहलू होता है इसका। हमें इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए, अगर ये कहीं पे भी आ जाए तो ये हमारे ऑप्शन सही होते हैं। मातृभाषा स्थानीय भाषा पर जोर देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए और हम उसकी भाषा को कह रहे हैं कि तू कैसे बोल रहा है बेटा, तुम ऐसे नहीं बोलो, है ना, आप अच्छी तरीके से बोलो, है ना, आप करके बोलो, ऐसा नहीं। अगर उसको थोड़ा बहुत बता सकते हैं बाद में कि बेटा आप शब्द अच्छा होता है, आप शब्द से ऐसा लगता है कि हाँ प्यार से कोई इंसान बात कर रहा है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, लताड़ लगा दी जाए कि ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो, है, तो ये सही नहीं है। उसकी मातृभाषा जो स्थानीय भाषा है उस पे उसको मानना चाहिए, हमें उसी ही हिसाब से हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं
तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है हमें भी उसी के अनुरूप ढलना है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे को शीर्षाभिमुख रखने हैं, हमें बच्चे को सबसे ऊपर रखना है, यानी ऐसा कुछ करना है जिससे बच्चा सीख पाए, है ना। कैसे सीखेगा, वही हमें युक्ति इसमें अपनानी है। चाहे कुछ भी करो, बस बच्चा सीखे। चाहे अपना कैसा भी मेकअप बना के आओ, चाहे कुछ भी करके आओ, बस हमें बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चा कक्षा में फ़ेल हो रहा है तो हमें, यह हमारी कमी है। देखो, एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कक्षा में 50 बच्चे हैं और उसमें से 48 बच्चे पास हो गए हैं और 2 बच्चे फ़ेल हो गए हैं बहुत बुरी तरह से, तो यह किसकी गलती है? जो 2 बच्चे फ़ेल हुए हैं वो किसकी गलती है? अध्यापक की है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पूछ लिया जाए, छात्र की है। तीसरा ऑप्शन पूछ लिया जाए, परिवेश की है या अभिभावक की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, उसमें 48 बच्चे पास हो जाते हैं और 2 बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, तो जो बच्चे फ़ेल हुए हैं उसमें किसकी गलती है? अध्यापक की है, दूसरा छात्र की ही है, तीसरा परिवेश की है या चौथा अभिभावक की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप पहले खुद सोच लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। सोच लिया? दोबारा बता देता हूँ। 50 बच्चे हैं जिसमें से 48 बच्चे पास हो गए हैं, 2 बच्चे फ़ेल हो गए हैं। तो ये 2 बच्चे फ़ेल हुए हैं, तो इसमें किसकी गलती है, बताइए। इसमें अध्यापक की बहुत बड़ी गलती है, मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी ये भी मैं बताता हूँ। उसने यानी इन दोनों बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, यह अध्यापक की ही गलती मानी जाएगी। यदि कुछ रेशो ऐसा होता कि जैसे 40 बच्चे पास हो गए हैं, 10 बच्चे फ़ेल हुए हैं, तो हम ये कह सकते थे कि टीचर की युक्ति पढ़ाने के लिए सही है, तो अधिकतर बच्चे पास हो गए हैं। लेकिन अगर 1-2 बच्चा फ़ेल होता है तो इसमें ये कहा जाता है कि अरे अध्यापक की बहुत बड़ी गलती है, अगर 1-2 नंबर से फ़ेल होते तो कोई बात नहीं, ये मतलब बहुत बुरी तरीके से फ़ेल हुए हैं, यानी इन 2 बच्चों पे तो ध्यान अध्यापक ने दिया ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन अध्यापक हो जाएगा, अध्यापक की गलती है। अब क्या है? अवसर देना बच्चों को। यह प्रश्न में अगर हमें ऑप्शन मिल जाए कि अवसर देने पर बल देता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। बच्चों को खोज विधि द्वारा या कुछ पूछने के अवसर, प्रश्न पूछने के अवसर बहुत तरीके के हैं, है ना। क्रियाकलाप करवाना, कोई, है ना, प्रश्न पूछना, कुछ भी तरीके के अगर अवसर प्रदान करते हैं तो यह हमारा ऑप्शन सही होता है। यह सकारात्मक रूप में ही आता है। खुले प्रश्न पूछना, बच्चों को इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैकल्पिक विषय, हमारा ऑप्शन आया था कि वैकल्पिक उत्तर नहीं होने चाहिए, हाँ ना में नहीं होने चाहिए, खुले प्रश्न होने चाहिए। खुले प्रश्न कैसे? ज़्यादा शब्दों में हो, है ना, कि बच्चों अच्छा चलो आज अपने घर के बारे में बताओ, अच्छा आज पेड़ के बारे में बताओ, तो बच्चा बहुत सारे शब्द ढूंढ के ला सकता है। अब केवल हाँ ना में पूछोगे तो बच्चे का कुछ भी विकास इतना नहीं हो पाएगा। तो मुझे आशा है आपको समझ में भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक छात्र हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, और इसी प्रकार से मैं भी ये समझ सकता हूँ कि हाँ, हमारा जो ये शिक्षण कार्य चल रहा है अच्छा चल रहा है ना। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, और कोई ऐसी बात नहीं है ना। आपके रुपए नहीं कटेंगे सब्सक्राइब लाइक करने से। आप अपने दोस्तों को भेज दीजिए हमारी ये वीडियो, है ना, तो और अच्छा लगेगा। और हमारी जो वीडियो हैं वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी भाषा में बताया गया है आपको। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे आता होगा। और हमारा जो आज का प्रश्न था
वो मैंने आपसे पूछा था। क्या पूछा था मैंने आपसे कि ऐसा कौन सा विटामिन है, विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन कौन सा नहीं होता है, वो आप बताएंगे। विटामिन नहीं होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारी वीडियो के अंत में बहुत यूनिक एक प्रश्न जो मिलेगा, आप देख सकते हैं वीडियो के अंत में। और चलिए आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। गागर में सागर के रूप में हमारी वीडियो चल रही है, वो आप अवश्य देखें। इतिहास, पर्यावरण और ये जो समावेशी शिक्षा है, जो हमारा मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, उसकी वीडियो चल रही है, आप अवश्य देखें। नॉट टू बी पब्लिश करके, नॉट टू बी रीपब्लिश करके एक हमारा सेक्शन और चल रहा है, वो भी देखें आप। समावेशी कक्षा में ही है। समावेशी यानी इसका हमें मनोविज्ञान से ही संबंध रखना चाहिए। मनोविज्ञान में हमारा नॉट टू बी रिपब्लिश करके हमारी वीडियो आ रही है, आप उसको अवश्य देखें। चलिए आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही एक और नई पेडागॉजी भाषा की आएगी हमारी, उसको प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। आज या कल का जल्दी ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।